Hello everyone, so welcome back again to my another video of economics, and I hope you all are doing so well. So this video is going to be very important for you all with the exam point of view. एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इस वीडियो में हम चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं जो कि आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स का है, इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स, जो आपके इंट्रोडक्शन के हेड के नीचे आता है। ठीक है, अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है सो प्लीज़ गो एंड वॉच इट। उसमें मैंने डिटेल में समझाया है कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं इकोनॉमिक्स के जो टर्म फर्स्ट में आने वाले हैं। सो चलिए फिर अब मैं इस वीडियो से स्टार्ट करती हूँ। एंड वन थिंग मोर, प्लीज़ दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो लास्ट तक देखिएगा, बीच में इसको मिस नहीं करिएगा क्योंकि हर पॉइंट आपका एक नंबर कवर कर सकता है। सो प्लीज़ एक एक पॉइंट पे ध्यान से पढ़िएगा। चलिए, सो इकोनॉमिक्स मैंने ये तो बता दिया कि इसमें मैं कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाली हूँ, है ना। मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, स्केर्सिटी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, रीजन बिहाइंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। अब चलते हैं, देखते हैं व्हाट इज एग्जैक्टली इकोनॉमिक्स। 9th और 10th में आपको इकोनॉमिक्स का एक सिंपल ओवरव्यू तो मिल ही गया है कि चलो भाई इकोनॉमिक्स नाम की कोई चीज़ होती है। बट नाउ व्हाट एग्जैक्टली इकोनॉमिक्स इज, एग्जैक्टली इकोनॉमिक्स क्या होती है वो आपको नहीं पता है ना। सो चलिए थ्रू एग्जाम्पल मैं आपको ये समझाती हूँ कि एग्जैक्टली इकोनॉमिक्स होती क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स सपोज आपने 10th के एग्ज़ाम दिए और फिर आपके रिजल्ट्स आए। ओके, रिजल्ट्स में मार्क्स बहुत बढ़िया आए और आपके पापा आपसे खुश होके उन्होंने 500 की 2 नोट्स निकाली और आपके हाथ पे रख के बोला, जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी। सो बेसिकली जो यहाँ पे स्टूडेंट है, जो बच्चा है, उसका नाम क्या है, सिमरन। ठीक है, सो फिर उसके पापा ने उसको 1000 रुपये दिए और उन्होंने क्या बोला, जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी। अब भाई साहब सिमरन बड़ी खुश कि ओहो पापा ने मुझे इतने सारे पैसे दे दिए, मैं पार्टी कर सकती हूँ, शॉपिंग कर सकती हूँ, मूवी देख सकती हूँ, गेम खेल सकती हूँ, वीडियो गेम खरीद सकती हूँ, है ना। सिमरन के दिमाग में बड़ी सारी वांट्स उठना शुरू हो गई कि उसकी क्या क्या इच्छाएं हैं, क्या क्या वो कर सकती है उन पैसों से। ठीक है, सो बेसिकली अब लेकिन फिर उसके दिमाग में एक चीज़ और स्ट्राइक करती है, यार पैसे तो 1000 रुपीज़ ही हैं, इतनी सारी वांट्स पूरी कैसे होंगी, है ना। सो यहाँ पे कौन से 2 पॉइंट्स अराइज होते हैं, रिसोर्सेज आर लिमिटेड और स्केर्स। जो उसके पास 1000 रुपीज़ हैं वो कैसे हैं, वो लिमिटेड हैं, स्केर्स हैं, और वो है क्या बेटा, रिसोर्सेज। उसको हम क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक टर्म्स में उसको हम बोलेंगे रिसोर्सेज। नाउ व्हाट इज़ अ रिसोर्स, है ना, रिसोर्स क्या होती है। सो रिसोर्स इज बेसिकली कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करे। रिसोर्स क्या है, कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करे उसको हम बोलेंगे रिसोर्स। ठीक है ना। सो बेसिकली यहाँ पे जो रिसोर्स है दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ लिमिटेड, सीमित है ना। और जो वांट्स हैं, जो इच्छाएं हैं, सिमरन की जो इच्छाएं हैं वो अनलिमिटेड हैं। ठीक है, वो असीमित हैं। सो बेसिकली यहाँ पे 2 फैक्ट्स हैं जो काम कर रहे हैं, कौन कौन से, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। जो ह्यूमन की वांट्स हैं, जो इंसान की इच्छाएं हैं वो कैसी हैं, दैट इज अनलिमिटेड, एंड द मीन्स टू सेटिस्फाई दोज वांट्स आर लिमिटेड। और जिससे जो हमारी वांट्स, जो रिसोर्सेज हैं जिससे हमारी वांट्स सेटिस्फाई होती हैं वो कैसी हैं, वो लिमिटेड हैं, दैट इज लिमिटेड। सो जब ये लिमिटेड और अनलिमिटेड मिलता है तो क्या बनता है, सो बेटा प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होती है। जब हमारी जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं और वांट्स अनलिमिटेड हैं, सो उससे कौन सी प्रॉब्लम अराइज होगी, प्रॉब्लम तो खड़ी हो जाएगी, है ना, क्योंकि सारी डिमांड्स तो फुलफिल हो नहीं पाएंगी। या तो वो इन पैसों से पार्टी और शॉपिंग ही कर सकती है ना, कि उसने 500 की पार्टी कर ली और 500 का उसने कुछ खरीद लिया, या फिर वो शॉपिंग और मूवी कर सकती है, बट वो सारी वांट्स एक साथ पूरी नहीं कर सकती है। उसको क्या करना पड़ेगा, अपनी रिसोर्स को एलोकेट करना पड़ेगा, मतलब अपने पैसे को कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा कि जो उसकी अनलिमिटेड वांट्स हैं वो सेटिस्फाई हो जाएं। सो बेसिकली इन 2 पॉइंट्स से क्या निकल के आता है कि रिसोर्सेज कैसी हैं, लिमिटेड हैं, और जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं। और ये कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्रिएट कर रही हैं। दिस इज क्रिएटिंग विच प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, है ना। सो नाउ व्हाट इज इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स इज बेसिकली द स्टडी ऑफ चॉइस मेकिंग। इकोनॉमिक्स क्या है भाई, इकोनॉमिक्स क्या है,
चॉइस मेकिंग की स्टडी है कि किस तरह से हम अपनी रिसोर्सेज को एलोकेट करें, डिस्ट्रीब्यूट करें कि जो हमारी अनलिमिटेड वांट्स हैं वो भी सेटिस्फाई हो जाएं, ठीक है। बिकॉज जब द रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस, एक तो रिसोर्सेज क्या है, स्केर्स हैं, और दूसरा उसका क्या है, अल्टरनेटिव यूज है ना। सो बेसिकली इकोनॉमिक्स इज व्हाट, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ चॉइस मेकिंग। अगर कुछ इस तरह से देखें, सो इकोनॉमिक्स इज व्हाट, दैट हाउ स्केर्स रिसोर्सेज आर एलोकेटेड सो दैट द अनलिमिटेड वांट्स ऑफ ह्यूमंस आल्सो गेट सेटिस्फाइड। सो क्या है इकोनॉमिक्स, कि किस तरह से स्केर्स रिसोर्सेज जिनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं उनको हम एलोकेट करें कि जो ह्यूमन वांट्स हैं, जो अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स हैं, वो भी सेटिस्फाई हो जाए। सो बेसिकली ये चीज़ हम पढ़ते हैं कहाँ, इकोनॉमिक्स में, ठीक है। सो यहाँ पे 2 पॉइंट्स उठ के आए बेटा, कौन कौन से, स्केर्सिटी एंड चॉइस। मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट्स ऐसे बोले जो आपको समझ में नहीं आए, कौन कौन से, स्केर्सिटी और चॉइस, ये 2 पॉइंट्स थे जो आपको समझने हैं। सो बेसिकली व्हाट इज स्केर्सिटी, स्केर्सिटी क्या है, लेट्स सी। So scarcity is a situation when supply of resource is less than the demand for resource। जो रिसोर्स है उसकी सप्लाई डिमांड से कम हो, when supply of resource is less than the demand, ठीक है ना, of that resource। सो जब डिमांड और सप्लाई, यहाँ पे 2 चीज़ का फंक्शन आ गया कि जो डिमांड है वो सप्लाई से ज़्यादा होगी तो क्या होगा, स्केर्सिटी की प्रॉब्लम अराइज होगी। स्केर्सिटी का मतलब होता है कमी, और जब स्केर्सिटी की प्रॉब्लम अराइज होगी तो कौन सी प्रॉब्लम आगे आएगी, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। और जब प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आएगी तो इकोनॉमिक्स को लाना ही पड़ेगा, क्योंकि वही हमें समझाएगी कि किस तरह से हम अपनी जो रिसोर्सेज हैं उनको एलोकेट करें कि जो हमारी स्केर्स रिसोर्सेज हैं जिनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं वो भी, उससे भी हम अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई कर पाएँ, ठीक है ना। सो ये तो हो गया व्हाट इज इकोनॉमिक्स। फिर स्केर्सिटी हो गया, चॉइस हो गया। नाउ हमने यहाँ पे पढ़ा प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। सो व्हाट इज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, सो बेटा प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इज बेसिकली इकोनॉमिक प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को ही हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोलते हैं। सो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या सब फेस करते हैं, चलो हमारे पास रिसोर्सेज कम है, क्या सबके पास रिसोर्सेज कम है। सो बेसिकली प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इज फेस्ड बाय एवरी इंडिविजुअल। यहाँ देखो आप, मैंने लिखा है ना, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इज फेस्ड बाय एवरी इंडिविजुअल, सोसाइटी एंड नेशन। चाहे वो बेटा डेवलप्ड हो, डेवलपिंग हो, कोई भी नेशन हो, सबको ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस फेस करनी ही पड़ती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है और आगे दूसरी कंट्री में नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। सो अगर इकोनॉमिक्स को हम अपने नेशन के उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के पास बड़े सारे पैसे हैं। सो बेसिकली अब उसके पास बड़ी सारी चीज़ें भी है ना करने को, लाइक उनको कुछ पैसे देने हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, कुछ पैसे देने हैं बेटा डिफेंस सेक्टर में, कुछ पैसे एजुकेशन सेक्टर में, है ना, बड़े सारे डेवलपमेंट्स करवाने हैं। सो बेसिकली यहाँ पे इकोनॉमिक्स का क्या काम आता है कि पैसे क्या हैं, रिसोर्सेज हैं, और जो ये जहाँ जहाँ पे उनको पैसे देने हैं बेसिकली दैट इज़ व्हाट, वांट्स, है ना। सो किस तरह से वो रिसोर्सेज को एलोकेट करें, डिस्ट्रीब्यूट करें कि जो वांट्स हैं, जो अनलिमिटेड वांट्स हैं, काम तो ख़त्म होने से रहे, है ना, बड़े सारे काम है जिसमें रिसोर्सेज लगनी है। सो जो अनलिमिटेड वांट्स हैं वो भी सेटिस्फाई हो जाएं, ठीक है। सो अभी हम पढ़ रहे थे इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज़ व्हाट, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स satisfaction of unlimited wants with limited resources which have alternative uses। किस तरह से हम अनलिमिटेड वांट्स को अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज से पूरा करते हैं जिनका अल्टरनेटिव यूज़ होता है, ठीक है ना। सो अभी ये देखते हैं कि क्या रीजंस हैं जिससे इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती हैं। रीजन बिहाइंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम। फर्स्ट वन इज स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। जो फर्स्ट रीजन है इकोनॉमिक प्रॉब्लम के पीछे दैट इज व्हाट, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। जो हमारी रिसोर्सेज वो स्केर्स हैं, कम हैं, ठीक है। और जो ह्यूमन वांट्स हैं दैट इज अनलिमिटेड, वो असीमित हैं, कभी भी वो ख़त्म होने वाली नहीं है, ठीक है। और जो ह्यूमन वांट्स हैं, सॉरी, जो इसके रिसोर्सेज हैं उनके यूजेस कैसे हैं, अल्टरनेटिव यूजेस। सो बेटा ये आपका पूरा टॉपिक यहाँ कवर होता है, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, स्केर्सिटी, चॉइस, इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड रीजन बिहाइंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो प्लीज़ इस पे एक बार फिर से अटेंशन पे कर लीजिए।
So economics is basically what? Study of choice. Economics is what? Study of choice making, ठीक है ना। एंड वो चॉइस मेकिंग की जो ये हमें चॉइस मेकिंग करनी ही क्यों पड़ती है, हमें किसी चीज़ को चुनना क्यों पड़ता है भाई? क्योंकि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं दैट इज स्केयर्स, सो क्या रीज़न है उसके पीछे? स्केयरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। जब डिमांड जो है रिसोर्सेज की वो सप्लाई से ज़्यादा हो जाएगी तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे स्केयरसिटी, ठीक है ना। ओके, सो उसके बाद कौन सी प्रॉब्लम अराइज हुई? जब स्केयरसिटी हुई तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज हुई, दैट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक है। दैट इज व्हाट? इकोनॉमिक प्रॉब्लम। नाउ व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम? कि हम अपनी अनलिमिटेड वांट्स को किस तरह से रिसोर्सेज को एलोकेट करके पूरी करते हैं, ठीक है ना। किस तरह से जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको हम किस तरह से एलोकेट करेंगे कि जो हमारी अनलिमिटेड वांट्स हैं वो भी सेटिस्फाई हो जाएं। और अब उसके बाद हमने देखना है कि कौन कौन है जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस करता है। सो एवरी इंडिविजुअल, सोसाइटी एंड नेशन फेसेस दिस प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है कि जो पुअर हैं उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जो रिच हैं उनको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ रिसोर्स। ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। Each and every individual, nation and society has to face this problem, ठीक है ना। And what is the reason behind economic problem? So the reason behind economic problem is scarcity of resources, alternative uses of those resources and unlimited human wants. Okay, so ये आपका पूरा टॉपिक था। So if you have एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस इकोनॉमिक्स पार्ट तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। सो अभी आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज व्हाट? माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो चलिए अब देखते हैं। सो नाउ वी विल सी व्हाट इज माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। सो इसको मैंने एक डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखा हुआ है और आपको उसी फॉर्म में समझाऊंगी जिससे आपके लिए समझना थोड़ा ईजी हो जाएगा, दैट व्हाट इज माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। सो मैंने इसके पहले आपको इकोनॉमिक्स बताया। इकोनॉमिक्स इज व्हाट? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ चॉइस मेकिंग, कि कैसे हम अपनी स्केयर्स रिसोर्सेज जिसके अल्टरनेटिव यूजेस हैं उनको एलोकेट करें सो दैट जो ह्यूमन की वांट्स हैं, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, वो सेटिस्फाई हो पाएँ, ठीक है। सो इकोनॉमिक्स बेसिकली कौन से वर्ड से डेराइव हुआ है, ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। सो प्लीज पे अटेंशन टू दिस। सो इकोनॉमिक्स इज डेराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड oikos nemein. Okay, so what is the meaning of oikos? Household, and nemein means management. ठीक है ना। इकोनॉमिक्स कौन से वर्ड से डेराइव हुआ है? इकोनॉमिक्स इज डेराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड मीनिंग Greek word oikos which means household and nemein which means management, और या फिर इसको ओइकोनोमिया भी कहते हैं। सो इन केस अगर ओइकोस नेमेन की जगह ओइकोनोमिया आता है तो आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, दे बोथ मीन्स द सेम, ठीक है ना। अभी चलते हैं, देखते हैं व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स पहले डेराइव किससे हुआ है वो देख लेते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज डेराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड माइक्रोज। माइक्रो इकोनॉमिक जो है वो ग्रीक वर्ड माइक्रोज से डेराइव हुआ है जिसकी मीनिंग है स्मॉल। जिसकी मीनिंग क्या है? स्मॉल। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डेराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड जिसकी मीनिंग है लार्ज, ठीक है ना। माइक्रो इकोनॉमिक्स भी, मैक्रो इकोनॉमिक्स भी ग्रीक वर्ड से ही डेराइव हुआ है। कौन सा वर्ड है वो? मैक्रोज। मैक्रोज मीन्स लार्ज। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन से वर्ड से डेराइव हुआ है? ग्रीक वर्ड से। और वर्ड कौन सा है? माइक्रोज विच मीन्स स्मॉल। माइक्रो मीन्स इसको स्मॉल, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। माइक्रो मैक्रो, माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड मैक्रो मीन्स लार्ज। बस इसमें चेंजेस क्या आ गए हैं कि ये कहाँ से डेराइव हुआ है? ग्रीक वर्ड से जो है माइक्रोज जिसका मतलब है स्मॉल, और ये भी डेराइव हुआ है ग्रीक वर्ड से मैक्रोज जिसका मतलब है लार्ज। चीज़ें वही हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। सो अब माइक्रो में हम किसकी स्टडी करते हैं? वी स्टडी अबाउट इंडिविजुअल यूनिट। माइक्रो में हम इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करते हैं। पे अटेंशन, जो यहाँ माइक्रो का आई है, द आई इन दिस माइक्रो डिनोट्स इंडिविजुअल यूनिट, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, दिमाग में बिठा लीजिए, बहुत ईजी है, समझ में आ जाएगा। द आई इन माइक्रो डिनोट्स इंडिविजुअल यूनिट। जब हम किसी एक की बात करते हैं तब हम माइक्रो की बात कर रहे हैं, बट जब हम एग्रीगेट की बात करते हैं, नेशन एज अ होल या फिर किसी कंबाइंड की स्टडी करते हैं, तब हम किसकी बात कर रहे हैं? मैक्रो की। सो जो ये मैक्रो का ए है
दिस डिनोट्स व्हाट, दिस डिनोट्स एग्रीगेट। सो माइक्रो का आई क्या डिनोट करता है, इंडिविजुअल यूनिट, और मैक्रो का ए क्या डिनोट करता है, एग्रीगेट। एग्रीगेट मीन्स कंबाइंड, ठीक है। अब इन केस लेट सपोज मान लीजिए कि जब हम बात करते हैं किसी एक पर्सन के इनकम की, ठीक है ना, जब हम एक पर्सन के इनकम की बात कर रहे हैं, मतलब हम किसी इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, सो इट मीन्स कि हम किसकी स्टडी करेंगे, माइक्रो की। और लेट सपोज कि अगर हम नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं, नेशन एज अ होल की बात कर रहे हैं, सो हम बात कर रहे हैं मैक्रो की, ठीक है ना। सो चलिए फिर अनदर नेम फॉर माइक्रो क्या है, माइक्रो का दूसरा नाम क्या है, माइक्रो का दूसरा नाम है प्राइस थ्योरी। ओके, डोंट गेट कंफ्यूज इन दिस। अगर प्राइस थ्योरी भी लिख के आता है तो आप समझ जाइएगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की ही बात हो रही है, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, ठीक है। सो मैक्रो में देखते हैं व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ मैक्रो, इट इज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। द अनदर नेम फॉर मैक्रो इज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। सो इन केस अगर दूसरा नाम उसका लिख के आता है कि इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, तो ये दिमाग में बिल्कुल मत लाइएगा कि भैया ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इट इज अनदर नेम फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स, बिल्कुल कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है इसमें। ओके, सो अभी एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स का। सो इंडिविजुअल इनकम, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल इनकम, सो हम बात कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नेशनल इनकम, तो हम बात कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की। इट इज़ वेरी सिंपल। ओके, और टूल्स क्या क्या हैं माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के। माइक्रो इकोनॉमिक का टूल क्या है बेटा, डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक का टूल है डिमांड एंड सप्लाई, एंड मैक्रो इकोनॉमिक का टूल है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट आपको समझ में आ गया होगा, एग्रीगेट मीन्स कंबाइंड डिमांड एंड कंबाइंड सप्लाई, ठीक है ना। सो चलो, ये तो आपका हो गया माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, विच इज़ अ वेरी इजी टॉपिक। ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत इसमें नहीं है, आप एक बार बस बुक अच्छे से रीड कर लो, सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर हो गए हैं। वन थिंग मोर, अजम्पशंस, कुछ अजम्पशंस होते हैं माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में। जब हम माइक्रो की बात करेंगे तो हम मैक्रो का जो टर्म है उसको क्या रखेंगे, साइलेंट रखेंगे, उसको बिल्कुल भी वहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है ना। और जब हम मैक्रो की बात करेंगे तो हम माइक्रो के टर्म को साइलेंट रखेंगे। हम ये नहीं सोचेंगे कि इकोनॉमी, जब हम माइक्रो की बात करें तो हम इंडिविजुअल पे फोकस करेंगे, ये नहीं सोचेंगे इकोनॉमी में क्या चल रहा है ना। लेकिन और जब हम मैक्रो की बात करेंगे तो इंडिविजुअल का क्या चल रहा है उससे हमें मतलब नहीं है, नेशन एज अ होल में क्या चल रहा है उससे हमें मतलब होगा, ठीक है। सो ये आपका पूरा पूरा माइक्रो और मैक्रो का टॉपिक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, यू विल गेट रिप्लाई देयर। ओके, अभी हम देखते हैं, चलो ये तो हमारा एक टॉपिक और कवर हो गया, क्या है वो, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, विच इज़ वेरी इजी। माइक्रो किससे डराइव हुआ है, ग्रीक वर्ड से, विच मीन्स ग्रीक वर्ड माइक्रोस जिसका मतलब है स्मॉल, एंड मैक्रो इज डराइव फ्रॉम, इज ऑल्सो डराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड मैक्रोस विच मीन्स लार्ज। ओके, ये हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या था कि जब हम इंडिविजुअल यूनिट की बात करते हैं तो हम माइक्रो की बात करते हैं, और जब हम एग्रीगेट या फिर कंबाइंड स्टडी करते हैं तब हम मैक्रो की बात करते हैं, ठीक है। नाउ थर्ड वन इज another name for microeconomics, then it is price theory, and another name for macroeconomics is income and employment theory. इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, मैं बार बार बता रही हूँ। सो नाउ माइक्रो का एग्जाम्पल देखते हैं, इंडिविजुअल इनकम, ठीक है। जब हम एक पर्टिकुलर पर्सन की इनकम की बात करते हैं तो वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एंड जब हम नेशन एज अ होल लेके चलते हैं और नेशनल इनकम की बात करते हैं देन इट इज़ अ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, चलो ये तो आपका हो गया माइक्रो और मैक्रो का टॉपिक। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। सो लेट्स सी व्हाट इज इन दिस टॉपिक। सो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद फैक्ट्स एंड फिगर्स, ठीक है ना, वो एक्चुअल डेटा पे बेस्ड होती है। सो चलिए पढ़ते हैं, व्हाट इज, व्हाट वाज एंड व्हाट विल बी, क्या है, क्या थी और क्या होगी, है ना। ये किस पे बेस्ड होता है, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे। इसमें कोई भी वैल्यू जजमेंट का काम नहीं है, ठीक है। और इसको हम इसलिए वेरीफाई भी कर सकते हैं क्योंकि वो एक्चुअल डेटा पे बेस्ड होता है। बट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स देखते हैं, व्हाट ought टू बी, व्हाट शुड हैपन एंड व्हाट शुड हैव हैपेंड, ठीक है ना। क्या होना चाहिए, क्या होना था और क्या हुआ होगा, है ना। ये वैल्यू बेस्ड जजमेंट्स पे वर्क करता है। इसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते बिकॉज बेटा जजमेंट इज डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है ना।
आपसे मैं पूछूंगी कि ये चीज़ें ऐसी हैं तो बताइए, आप इस पर अपनी राय दीजिए, तो शायद आपकी राय दूसरे की राय से डिफरेंट होगी। 2 पर्सन की राय जहाँ तक है वो मैच नहीं करेगी। वेरी रेयर टू रेयरेस्ट जो है वो 2 पर्सन की जो राय है, जजमेंट्स हैं, वो मैच करते हैं। सो इसलिए हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को वेरीफाई नहीं कर सकते हैं जस्ट बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन वैल्यू जजमेंट। सो लेट्स रीड द नेक्स्ट लाइन। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद व्हाट इज एंड हाउ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है जो वो डील करती है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक्चुअली में है क्या और उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, है ना। फैक्ट्स एंड फिगर के बेसिस पे हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो इस पे बेस्ड करती है। बट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या बोलती है? इट डील्स विद व्हाट ought टू बी। ये किससे डील करती है? क्या होना चाहिए, एंड हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व, और कैसे सॉल्व की जानी चाहिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बातें ही हो रही हैं भाई, ठीक है ना। ये प्रॉपर फैक्ट्स और फिगर्स पे बेस करता है, बट ये वैल्यू जजमेंट्स पे बेस करता है कि क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए थी, है ना। बट ये किस पे बेस करता है कि एक्चुअल में है क्या और हम उसको एक्चुअल में सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। नाउ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कैन बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डेटा। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को हम एक्चुअल डेटा से वेरीफाई कर सकते हैं क्योंकि ये फैक्ट्स और फिगर्स पे बेस्ड होता है, ठीक है ना। एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में देखते हैं, इट कैन नॉट बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डेटा बिकॉज इट इज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स, ठीक है। नाउ लास्ट पॉइंट ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज इट डज नॉट इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट। यहाँ पे वैल्यू जजमेंट का कोई भी काम नहीं है। एंड what is normative? In normative, let's see, involves value judgment. Normative economics involves value judgment. यहाँ पे value judgment का बड़ा सारा काम है, वही सब काम कर रहा है, ठीक है ना। So basically ये आपका पूरा टॉपिक था जिसमें मैंने आपको समझाया क्या मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, फिर आपको मैंने स्केर्सिटी, चॉइस एंड प्रॉब्लम ऑफ चॉइस दैट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें समझाई। उसके बाद मैंने बताया आपको कि जो इकोनॉमिक्स है दैट इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड ओइकोस मीनिंग हाउस होल्ड एंड नीमेन मीनिंग मैनेजमेंट, और एक और वर्ड है बेटा ओइकोनॉमिया। इन केस अगर ओइकोस नेमेन नहीं आता है और ओइकोनॉमिया आता है ऑप्शन में तो कंफ्यूज मत होइएगा, दीज बोथ आर सेम थिंग्स, ठीक है ना। दोनों ही सेम है, दोनों की मीनिंग ही हाउस होल्ड मैनेजमेंट है, ठीक है। बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। सो मैंने उसके बाद आपको बताया व्हाट इज माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड देन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। सो अभी फिलहाल आपका ये जो लेक्चर है यहीं पे एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज एन इकोनॉमी एंड सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। ओके, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू द मैक्सिमम, और हाँ, पढ़ते रहिए। थैंक यू।